Hello students, welcome back to NCERT Physics Funda channel. We are studying physics of class 12th. तो अभी तक हम सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं, उसके 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। तो अभी जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 3 होगी सेकंड चैप्टर की, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था, है ना। कल की जो मतलब इससे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक तो बेसिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होता है वो डिस्कस किया था, और पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस किया था, है ना। तो अभी ध्यान से देखिए कि हमने कल जो लास्ट डेरिवेशन किया था वो ये था कि मान लो कोई भी चार्ज है प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी होगा, ये जो पॉइंट चार्ज है इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उस पे कोई पॉइंट है P, है ना। वो डिस्टेंस R पे है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो वो हमने निकाला था क्या, V पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे जो R डिस्टेंस पे है। VR इसको लिखा है, किसी को लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो KQ अपॉन R क्या चीज़ है, KQ अपॉन R, ठीक है। यहां तक समझ में आता है आपको? एक सेकेंड, ओके। तो ये क्या होगा, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस चार्ज। समझ में आता है, ये डिस्टेंस है जो इनके बीच की है, आपको इतना समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या बताया है, पोटेंशियल बताया है किसी R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे, ठीक है, कि वो उसके ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोटेंशियल होगा। तो हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो आज हम जो केस देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट केस है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। मतलब जितने भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मेरे हिसाब से। तो एक डेरिवेशन है जो ये बताता है कि हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या चीज है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डेरिवेशन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझे। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, मान लो अभी तक हमने एक पॉइंट चार्ज के से पोटेंशियल निकाला था, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 पोटेंशियल चार्ज, डाइपोल को पढ़ा हुआ है हमने। तो मान लो कि एक चार्ज ये है ना, एक चार्ज कौन सा है, ये मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये मान लेते हैं हम माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है। एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का चार्ज है, आपकी दोनों एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको हमने जब पढ़ा था तो हमने 2a बोला था। क्या बोला था, एक शॉर्ट डिस्टेंस से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, सेपरेट होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बोलते हैं हम, ठीक है। तो और उनके बीच में जो डिस्टेंस है 2a एक शॉर्ट डिस्टेंस है। चलिए यहाँ तक समझ में आता है आपको। अच्छा, अब मुझे क्या है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सिस्टम है इसकी वजह से किसी पॉइंट P, लेट्स से दिस पॉइंट इज हियर, मान लो कोई पॉइंट P यहाँ है, इस पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मेरा इस पॉइंट के, इस चार्ज के जो सेंटर से, इस चार्ज के सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है, या पोजीशन वेक्टर बोलेंगे हम उसको इस केस में, जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। कितना है, R1 है, ठीक है। R1 वेक्टर बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एरो का निशान लगा दिया, इस वजह से वेक्टर नहीं लगा रहे ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिए।
अच्छा, मान लो कि इस नेगेटिव चार्ज से जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से है, ये R2 पोजीशन वेक्टर है, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी ये लाइन, है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी ये लाइन, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। और ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 है, यहाँ तक समझ में आता है आपको। तो ये भी एक वेक्टर की फॉर्म में है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसलिए यहाँ तक समझ में। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैंने ये बोला था कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का, लेट दिस इज मिड पॉइंट, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो हम लोग इसको, ये मान लो इसका ओरिजिन है, मिड पॉइंट है, तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस पे रहेगी, R, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे, R वेक्टर। लेकिन हम उसको वेक्टर को तो वेक्टर फॉर्म में दिखा देते हैं, और ये हो गया R वेक्टर, ठीक है, ये R हो गया, यहाँ तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। वेक्टर यहाँ लगा चुके हैं हम, ये एरो का निशान है, यहाँ तक समझ में आता है, चलिए ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि, अच्छा एक चीज़ और है कि ये बता मुझे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, मान लिया मान लिया क्या होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और ये मान लिया कि मैं R वेक्टर से इस इलेक्ट्रिक, ये P वेक्टर जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इसकी डायरेक्शन है, इसके एंगल है, वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। यहाँ तक समझ में आता है आपको, ठीक है। चलिए, इस बात से 2-4 बातें क्लियर हो गई हमको, ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसकी वजह से तो निकाल सकता हूं मैं, इसकी वजह से भी निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने सिंगल चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे निकालना दिखा दिया, KQ/R। जैसे इसकी वजह से निकालूंगा तो प्लस KQ/R1, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, इसकी वजह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे निकालना है इस पूरे सिस्टम की वजह से, ठीक है, मुझे निकालना है इस पूरे सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से अगर मैं निकालूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। आप लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, इसके अलावा कोई डेरिवेशन नहीं है, है ना। इसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद ओरिजिन O, है ना, जो कि कहाँ पे है, ओरिजिन O को मैं यहाँ बोल देता हूँ अभी, ओरिजिन O कहाँ पे है, इधर है, ठीक है, या फिर इधर ले लो, जो भी होगा, ये ओरिजिन O है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से मैं पोटेंशियल, इसको अगर सिस्टम को भूल जाता हूँ तो इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को भूल जाता हूँ, इस चार्ज को देखता हूँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आता है, लास्ट देखा था हमने। अब मुझे निकालना है इस पूरे सिस्टम की वजह से, है ना। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखो, क्या वी नो, देखो हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करता है, वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्या करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि एक चार्ज की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तीसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उन सबका जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आता था उन सबको सम करने पे आता था, E1 + E2 + E3। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो क्या करता है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या चीज है एक्चुअली, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V है। मैंने क्या बताया था कि ये किसी भी
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल क्या है, ये बेसिकली है एक वर्क डन है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये पोटेंशियल क्या है जो हम निकालेंगे, वो क्या है, वो एक्चुअली इसके लिए देख लो चाहे इसके लिए देख लो, तो वो एक्चुअली है, वो वर्क डन है जो कि रिलेटेड है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ये आ नहीं सकता ना यहाँ से। ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है, सॉरी जो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेके आना है। तो यहाँ बोलेंगे वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, एंड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज वर्क डन, क्या है, वर्क डन रिलेटेड टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, बेसिकली उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट ऑल्सो फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये भी क्या करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फॉलो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो वर्क डन हो रहा है, जिसी को हमने पोटेंशियल बोला है, तो वो भी क्या फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो यहां बोलेंगे वी टोटल, है ना, वी टोटल बोल दो या वी नेट बोल दो, कुछ ही बोल दो, वी बोल दो। ये जो वी आ रहा है ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है ना, इस पूरे की वजह से वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, या फिर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, मैं 1 2 कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, V1 मिलेगा, और यहां से अपने को क्या मिलेगा, V2 मिलेगा। समझ में आती है आपको ये बात, मेरे ख्याल से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू यानी वो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इस पॉइंट पे इस टोटल सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यही सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बोलता है। इज इट ओके और नॉट ओके सर? चलिए, तो मैं इसको लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा काम क्या है, मुझे ये चाहिए, तो सबसे पहले ये निकालूं, फिर ये निकालूं, फिर दोनों को इसमें पुट करूं, सम कर दूं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे V1 निकाल रहे हैं, मान लो पर क्या निकाल रहे हैं, V1। तो इस चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या निकालेंगे, इस यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या है, KQ/R। तो यहाँ देखिए Q कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्लस ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये KQ/R1 लिख देते हैं। R की इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कहाँ है, कितनी है, ये ध्यान रखना कि ये पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, कि ये तो सोर्स चार्ज लेना है और इस जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसकी और सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस को नीचे लिखना है। यहाँ तक आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए फिर अपन V2 निकालते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो कुछ नहीं है, ये सोर्स चार्ज, फॉर्मूला क्या है, KQ/R, यही है फॉर्मूला। तो ये Q क्या है, कैसा है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस का लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये सेकंड चैप्टर है, इसमें अगर प्लस का है कोई चीज़ तो उसको प्लस की लेनी है, अगर कोई माइनस की चीज़ है तो उसको माइनस की लेनी है। कुछ भी हो, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अच्छा, इसके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R2 है। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ लिखेंगे पुट इन 1, इसको पुट इन 1 कर देंगे, इसको इसमें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँ इसको, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 की जगह KQ/R1 प्लस, ये देखो ये प्लस यही है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का, इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस KQ/R2। आपको अच्छे से आना चाहिए ये बात। ठीक है, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KQ/R1 प्लस माइनस KQ/R2। KQ दोनों में कॉमन है, इस वजह से हम लोग KQ को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। इज इट ओके और नॉट ओके? ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको? चलिए, तो एग्जैक्टली हो क्या गया है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ इसको, V इक्वल्स टू KQ/1/R1 माइनस 1/R2। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं, है ना।
तो यहाँ तक उतारिएगा, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, ये सब इरेज कर रहे हैं। अब मेरे सामने दो सवाल, के क्यू का तो कोई इलाज हो नहीं सकता, ये तो ठीक है। मुझे चाहिए R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, किसकी फॉर्म में, इस R की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो हमको वो निकालना है, वो चीज़ निकालनी है, क्या निकालनी है, R1 और R2 निकालनी है। तो ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से देखिए एक बार, मेरे सामने जो सवाल हुआ है वो R1 और R2 निकालने का है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है R1, क्या निकालना है, इस फिगर को ध्यान से अगर देखें, बताओ R1 बड़ा है या R बड़ा है, मेरे ख्याल से R बड़ा है ना, R बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि R में से कुछ मैं माइनस करूंगा ना तब R1 आएगा, ठीक है। वो माइनस क्या करना है, इसको ध्यान से देखो। देखो मैं अगर इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, तो इससे क्या होगा, अब इसको तो मिटा दो। अब देखो ये वाली और ये वाली इक्वल हो रखी है कि नहीं हो रखी, दोनों इक्वल है ना। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता तो R1 और ये ऐसे ही लेके यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो ये O है, मैं इसको M मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, M। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं टोटल R में से OM को हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, तो R1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी जो इसकी इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 इक्वल, इसको अच्छे से समझ लेना, वापस समझा देता हूँ एक बार। मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, अब ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे में से अगर मैं इस डिस्टेंस OM को हटा दूं तो क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी जो इसके इक्वल है, तो वो R1 की इक्वल आई कि नहीं आई, है ना। तो R टोटल R में से मैं OM हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, R1। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस OM। सही बात है कि नहीं, है ना, ऐसा ही है। चलिए R1 निकाल देंगे, अच्छा R2 निकालने की कोशिश करो, मान लो अपन, ठीक है। अब बताओ R बड़ा है या R2 बड़ा है, मेरे ख्याल से R2 बड़ा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा इमेजिनरी फॉर्म में बढ़ा लेंगे, ऐसा हम इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ऐसा परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दोनों बराबर लग रही है कि नहीं लग रही है, और मैंने इस पॉइंट को डाल दिया N, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां से लेके यहां तक अगर मैं R2 निकालना चाहता हूं तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है R में मैं ऐड कर दूं क्या, ON वाली डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, R2 के इक्वल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको अच्छे से समझना है इसको, यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अच्छा एक चीज़ और है कि ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट, वो क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट एंगल्स है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, 2a, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी a, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, आधी आधी हो जाएगी ना, यहाँ तक समझ लो, ठीक है। तो दोनों a डिस्टेंस हो गई। अब मेरे पास R की फॉर्म में लाना है, तो मेरे पास ये गड़बड़ हो रहा है कि OM और ON आ रहा है ना, तो इनको थोड़ा रिप्लेस करना है मुझे, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। R2 कितना है, R2 इक्वल हो जाएगा R प्लस ON, ठीक है। चलिए अब मुझे सबसे पहले OM निकालना है, ठीक है ना। बाई ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, OM किस में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में ना, AOM है ना, ट्राइंगल कौन सा है, AOM, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ट्राइंगल AOM को अगर देखूं तो एक तो मुझे निकालनी है, वो लेनी है, तो ये वाली हो गई साइड, ये वाली इस तरीके से है, ये मेरे ख्याल से ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये A है, ये O है, ये M है, ऐसा ही तो है, ध्यान से देख लो, वही चीज़ है, ठीक है। चलिए ये वाली जो दे रखी है ना मुझे, AO कितना दे रखा है, A कितना दे रखा है, A, OM मुझे निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ऐसा ही तो है। तो बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहाँ होता है, कोस थीटा में, तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कोस थीटा क्यों लगा है, PBP HHB से लगा है,
क्योंकि मुझे जो पूछ रहा है वो तो ओ एम है ये, और जो दे रखा है वो ये है, तो बेस और हाइपोटेनियस दे रखे, इस वजह से मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस इससे निकलेगा साइन कोस टेन, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ओ एम, हाइपोटेनियस कितना है ए, तो ओ एम कितना हो गया बताइए ए कोस थीटा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए, इससे धीमे नहीं समझा सकता हूँ मुझे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो फिर देखिए ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। बी ओ एन, ठीक है, ट्राइंगल वाई ट्राइंगल बी ओ एन है ना। अभी बार मुझे क्या मालूम करना है ओ एन, क्योंकि ओ एन ही तो चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, ओ एन मालूम करना है। तो इसको अगर मैं बना के देखूँ तो ध्यान से देखो, ऐसा ही है, ये सिचुएशन है, ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, और ये ए है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ओ एन बी है ना, तो थीटा जिसके टच हो रखा होता है वो बेस होता है और ये का हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो वही लगेगा cos थीटा है। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ओ एन, हाइपोटेनियस कितना है ए, तो ओ एन कितना हो गया ए cos थीटा, तो ओ एन भी निकाल लिया हमने, है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पुट करना है और इसको इसमें पुट करना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू R माइनस ए कोस थीटा, ऐसा ही है। चलिए R1 माइनस R इक्वल्स टू R माइनस ए कोस थीटा, इसको अगर मैं पुट करूँगा इसमें तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस ए कोस थीटा, सही बात है, एक ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसको और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि R1 और R2 ही तो चाहिए था मेरे को, मैंने निकाल दिया है ना, R1 और R2 चाहिए था, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको और इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, इसको लिख देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, पुट इन 2, इस 2 इक्वेशन में पुट करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ फालतू की चीज़, अब ये कोई काम का नहीं है, इसको भी मिटाओ, थोड़ा लंबा जाएगा ये, तो हम लोग इसको देखो v इक्वल्स टू के क्यू ऐसे के ऐसे 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, है ना, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो, इसको लिखेंगे R माइनस ए कोस थीटा, लिख दिया R1 की जगह, ठीक है, माइनस 1 अपॉन R2 कौन सा है R प्लस ए कोस थीटा, यही तो है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के क्यू, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा r माइनस, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं एक बार, a cos थीटा और r a प्लस cos थीटा, ठीक है। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा एलसीएम में, a cos थीटा माइनस a cos थीटा, ये आपको आना चाहिए। कैसे किया है देखो, इस पूरे में इसका डिवाइड करूंगा, ये तो इससे कट जाएगा, जो बचेगा ना उसको ऊपर लिखना है, तो इसको लिख दिया ऊपर, ठीक है। और इस पूरे में इसका डिवाइड करूंगा तो ये तो इससे कट जाएगा, और ये ऊपर बचेगा तो इसको लिख दिया मैंने विद सिंबल, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये खत्म हो गया, तो v इक्वल्स टू के क्यू, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, a cos थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस a cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a cos थीटा का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे बोल दे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। r से r कैंसिल आउट, प्लस माइनस है इसलिए, तो v इक्वल्स टू के क्यू, v इक्वल्स टू के क्यू, ये हो गया 2a cos थीटा, कितना हो गया 2a cos थीटा, ये हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अलग अलग लग जाएगा, आता है आपको, है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर मैं देखूं इसको, तो के क्यू 2a cos थीटा, है ना, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या सर,
कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस हैं, है ना, तो उसका एक टर्म दे रखा है, ये वाली टर्म। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्या इसको लिख लो, सिंस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, वो क्या होता है, Q चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 2a तो है डिस्टेंस, a तो यहाँ से यहाँ तक ये है, तो 2a होगी ना टोटल, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इसको तो रिप्लेस कर देंगे हम P से। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ, क्या कि यहाँ पे ये वाली R जो डिस्टेंस है, इस R के रेफरेंस में बहुत बड़ी है। ये जो दोनों चार्ज होंगे बहुत पास में होंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस है, और उस शॉर्टेज डिस्टेंस तो 2a थी, a तो उसकी भी आधी है, तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और ये R डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा ना, ये बहुत दूर होगा, तो यहाँ पे R इज वेरी 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 ग्रेटर देन a। R बहुत ज़्यादा बड़ा होगा a से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R स्क्वायर का जो R का स्क्वायर है वो बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो a स्क्वायर है R स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको, यहाँ तक समझिए। तो इसको लिखेंगे v, इसको मिटा देते हैं एक बार। तो इसको v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको देखो k q इंटू 2a की जगह तो पुट कर देंगे हम p, ये हो गया cos थीटा, और ये तो टर्म 0 होगी, है ना, ये तो टर्म पूरी 0 होगी, यहाँ बचेगा r स्क्वायर। क्या बचेगा, r स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, क्या है ये, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है नेट इस पूरे सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पे, समझ में आता है आपको, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट पॉइंट P। ये है वो, यहाँ पे क्या है, K जानते हैं आप, है ना, 9 × 10⁹ और P की वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू A से 2a से निकल सकती है, या फिर देख के रखेगा। डिस्टेंस कौन सी है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, क्या कौन सी डिस्टेंस है, वो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल से इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो R यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आना चाहिए, ओरिजिन से, ना तो इस पॉइंट से ना इस चार्ज से, ना तो इस चार्ज है, इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है, मतलब बीच वाला पॉइंट है, ओरिजिन है उससे। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, इसकी एक थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म और है, उसको भी लिख लीजिए। v का एक फॉर्म और हो सकता है, देखो ध्यान से, p cos थीटा, सिंस p cos थीटा इक्वल्स टू p वेक्टर डॉट r कैप, है ना। इसको ये डाउट में देखेंगे, अभी ये डाउट में देखेंगे इसको कैसे थोड़ा सॉल्व करना है ना, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसको, इसकी जगह हम p cos थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं p के p वेक्टर डॉट r कैप r स्क्वायर। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, जनरली ये वर्क करेगा, है ना, cos थीटा को हटा देंगे तो। चलिए, इसके बाद में ये पॉइंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अभी ध्यान से देखिए, ये बात ये है कि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, है ना। अब क्या है, हमारे पास दो स्पेशल केस है, ठीक है ना। क्या, पहला केस फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट केस है वो है व्हेन पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज एट, कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन कह सकते हैं, है ना। ये डाइपोल एक्सिस भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस। कि ये पॉइंट P है, ये किस, इस डाइपोल एक्सिस पे, क्या कौन सी एक्सिस है, डाइपोल एक्सिस पे लाई करे। मतलब मान लो या तो ये पॉइंट इधर आ जाए, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये व्हेन पॉइंट P लाइज एट डाइपोल एक्सिस। अब ध्यान से सुनिए, पहला केस ये बनता है कि मान लो ये बनता है कि ये P यहाँ आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, P अगर यहाँ आ जाता है तो ये थीटा, देखिए ध्यान से, P के साथ में कितना एंगल बनेगा, 0, ऐसा। तो
P के साथ में ध्यान से देखो, ये वाली चीज ऐसे डैश 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 करके इधर आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो थीटा अगर इस प्लस वाले की साइड रहेगा, सॉरी ये अगर ये पॉइंट P प्लस वाले की साइड रहेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। अच्छा ये भी हो सकता है कि ये ऐसे घूम के इस वाले पॉइंट पे भी आ जाए P, तो इस केस में देखो ये थीटा बढ़ रहा है, ऐसे यहाँ आ जाएगा तो पूरा 180 हो जाएगा। तो थीटा के दो केस बनेंगे, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है एंड थीटा इक्वल्स टू पाई या 180 भी बोल देते हैं, तो 180 भी हो सकता है। दो केस बन सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। यहाँ आया तो 0, यहाँ आया तो ये एंगल बढ़ रहा है, बढ़ के 180 हो रहा है, ठीक है। तो उन दोनों केसेस में देखिए, उस दोनों केसेस में अपने को पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट पे। तो मान लो अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, तो इसमें पुट करेंगे, देखो V K P cos थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। तो देखो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के पी अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है ना, क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल है ये ध्यान रखना। इस टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, तो इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ से इस पे फोर्स सबसे कम लगेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा वो, इसको डिस्टर्ब करना बहुत वो रहेगा। तो एक तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है ये। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रख देंगे तो हम, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अच्छा दूसरा देखो, इसी को रखता हूँ इसमें, थीटा V इक्वल्स टू के पी कोस 180 डिवाइड बाई r स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में लिखा है। तो इसकी वैल्यू होती है -1, V इक्वल्स टू माइनस के पी अपॉन r स्क्वायर, ये ना, ठीक है। तो अगर ये यहाँ आ जाता है तो इसकी वैल्यू आ रही है -kp अपॉन r स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू है ये। क्या है, मिनिमम पोटेंशियल है ये। क्या है, मिनिमम पोटेंशियल है इस केस में। मिनिमम पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, और इसमें बहुत कम फोर्स की, मतलब ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इस वजह से इसको अगर हमको पोटेंशियल कम रहेगा, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से जल्दी से हट जाएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 2 पॉइंट। तो एक्सियल लाइन पे भी दोनों अपोजिट काम हो रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड केस देखिए, केस 2 है इसमें। when P lies at इक्वेटोरियल लाइन, क्या इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है सर, ये होती है इक्वेटोरियल लाइन जो इसके ओरिजिन से पास हो और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की परपेंडिकुलर है। इक्वेटोरियल लाइन मतलब पॉइंट मान लो यहाँ आ जाए, तो ध्यान से देखिए, ये थीटा कितना हो जाएगा बढ़ के, इतना, ऐसे, आप कोई जरूरत नहीं इस फिगर की। तो ये एंगल कितना हो गया, π/2, 90 तो हुआ। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। अच्छा इधर से इधर भी आएगा तो भी π/2 ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, π/2, तो कोई दिक्कत नहीं है। V इक्वल्स टू के पी cos 90 या cos π/2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, के पी तो लिखो। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो पोटेंशियल कितना रहेगा 0, कोई पोटेंशियल ही नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी 0। तो अनस्टेबल है ये भी, ठीक है ना, इस केस में भी। चलिए तो ये एक पूरा केस था, है ना। इसके बाद में हम लोग डाउट ले लेते हैं। क्या चीज़, डाउट ले लेते हैं। क्या डाउट था, मैंने बोला था कि ये वाली चीज़ ऐसे क्यों हुई है ना, ये मेरे डाउट है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा देखते हैं। ये जो पढ़ाया है ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, इस डाउट को देख लो एक बार, है ना। तो इस डाउट का क्या है, देखो ध्यान से सुनिए। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो एक फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसा ही तो है। इसको खोलेंगे मान लो तो a b cos थीटा ऐसे लिखते हैं, सही बात है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस केस में ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर तो है, तो इसको लिख सकते हैं p r cos थीटा लिख सकते हैं ना। लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है इसका
1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मानी कल बताया था मैंने कि 1 होता है मतलब, तो यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो खुल गया, पी आर कोस थीटा हो गया। अब यूनिट है इसका मतलब 1 है, तो इसको हटाएंगे तो पी कोस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हमने पी कोस थीटा को पी वेक्टर डॉट आर कैप लिखा है। यहाँ तक समझ में आता है? ये डाउट था इसमें एक, जो कोई बताता नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, और कुछ भी नहीं आता है आपको देन यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।